कभी कभी हमारी जुबान पर कुछ ऐसा गीत, गजल या फिर भजन आ जाता है कि उसे हम लगातार गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे ही एक महिला एक भजन गुनगुना रही थी और इसके कुछ इस तरह से बोल थे कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। वो सुबह से ही इस तरह से उसे गुनगुना रही थी। पति की नजर पड़ती है और पति ने कहा कि तुम इसे मत गुनगुनाओ। पति ने जब कहा तो पत्नी शांत हो जाती है और पति अपने काम से बाहर निकल जाता है। ये इत्तेफाक की बात थी कि आज पति को घर पर ही रहना था। जब पति घूम घाम कर वापस आता है तो पत्नी उसी भजन को गुनगुना रही थी जिसके बोल थे, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। पति को गुस्सा आता है, कहता है कि मैंने अभी तुमसे मना किया था, उसके बावजूद भी तुम इसी भजन को गुनगुना रहे हो। इसे मत गुनगुनाओ। जब पति बाहर चला जाता है तो बाहर जाने के बाद फिर से दूसरी, तीसरी, चौथी बार वापस लौट कर आता है तो पत्नी उसी भजन को गुनगुनाती हुई उसे मिलती है। पति को इस बात पर गुस्सा आने लगता है। देखते ही देखते कब दोपहर हो जाती है और पति का पत्नी से जितनी बार भी सामना हो रहा था उतनी बार ही वो उसी भजन को गुनगुना रही थी। आखिरकार पति कहता है कि शायद तुम मुझे चिढ़ाने के लिए गुनगुना रही हो। अब पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी होता है ना, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा चुभने लगती है। वो दौड़कर जाता है अपने कमरे में जहां पर अपनी खुद की उसकी रिवॉल्वर रखी हुई थी और उसके बाद वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलती रहती हैं, लाशें गिरती रहती हैं। तीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक जिंदगी और मौत के जंग अस्पताल में लड़ रहा होता है। दरअसल ये कहानी, ये घटनाक्रम जो लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गाने के बोल से वो इतना गुस्सा जाएगा कि वो कत्ल कर देगा। न केवल कत्ल कर देगा बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक थाना लगता है गंगो, और गंगो का ही एक गांव लगता है सांगाठेड़। दरअसल सांगाठेड़ का रहने वाला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनका नाम होता है योगेश रोहिला। दरअसल अपने छोटे वाले बेटे को जब भी देखता था उसे देखकर एक अजीब सी घुटन सी उसे होने लगती थी। उसे देखकर अजीब सी परेशानी होने लगती थी। जब जब उसे देखता था वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगता था। पत्नी से साफ साफ कहता था कि इसे देखकर साफ साफ ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा बेटा ही नहीं है। इसका किसी ना किसी दिन डीएनए टेस्ट कराकर ये हकीकत भी जरूर सामने लेके आऊंगा। मतलब उसे एक जलन महसूस होती थी उस छोटे वाले बेटे को देखकर। इस तरह की एक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित होती है और लोग जब बार बार अपनी पत्नी से इस तरह की बातें करता है तो इस बात को लेकर पत्नी और उसके बीच में कई बार विवाद हो जाता है। पत्नी साफ साफ कहती है कि तुम्हारे मन में कुछ फितूर है, तुम्हारे मन में गंदगी घुसी हुई है, इसलिए तुम्हें हर जगह गंदा ही दिखाई देता है। पति और पत्नी में किसी ना किसी बात को लेकर जब कहासुनी हो जाया करती थी तो जो पति होता है खासकर किसी भी बात पर तब बिगड़ जाती है। जब 21 मार्च 2025 को उसने अपनी पत्नी की चोटी पकड़ी और पकड़ने के बाद घर से बाहर निकालता है और गली में घुमाने लगता है, गुस्सा करता है, उसे पीटता है। पत्नी गिड़गिड़ाती है, कहती है कि ऐसा मत करो, बाहर के सब लोग देखेंगे तो क्या होगा। जब ये बात होती है तो आखिरकार पति थोड़ा शांत हो जाता है, उसे गली में बाहर पीटता है लेकिन शांत हो जाता है। जो पत्नी कहती है कि सब देखेंगे। बाद में फिर से घर में जैसे कुछ ही हुआ था, सब कुछ पहले जैसा माहौल हो जाता है, सब शांति हो जाती है। अगली तारीख आती है यानी कि 22 मार्च 2025 की वो तारीख थी और पत्नी की जुबान पर एक भजन था, उसके बोल वो गुनगुना रही थी। बार बार ये गुनगुना रही थी कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। तुम इस तरह क्यों गुनगुना रही हो? इस बात को लेकर उसके पति को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस भजन को बिल्कुल भी मत गुनगुनाओ। पत्नी शांत हो जाती है लेकिन पति को घर पे ही रहना था, इसलिए जितनी बार भी आमना सामना हो रहा था उतनी बार ही उसकी पत्नी इस भजन को गुनगुनाती हुई उसे मिलती है। अब पति को लगातार गुस्सा आ रहा था। लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी 2 बेटे होते हैं। वो गांव के एक स्कूल में पढ़ते हैं। वहां से जब बच्चों को 1:30 बजे के आसपास लेकर आता है तो पत्नी उसी भजन को फिर से गुनगुना रही थी, जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुख्य द्वार बंद करता है, यानी मेन गेट बंद करता है। मेन गेट बंद करने के बाद तीनों बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर पहुंच जाता है ऊपर वाले कमरे पर और ले जाने के बाद वो गुस्सा करने लगता है अपने छोटे वाले बेटे के पर, कई तरह की बातें भी करने लगता है, पत्नी से नाराज होने लगता है। इसी बीच में गुस्सा आता है और जाकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकालता है और पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पत्नी से कहता है कि मैं तुझे भी मार डालूंगा और आज बच्चों को भी मार डालूंगा, इनमें से एक भी नहीं बचेगा।
जब इस तरह की बात पत्नी ने देखी, क्योंकि इससे पहले कभी इतना भयानक, इतना रुद्र रूप उसने अपने पति का कभी देखा नहीं था कि उसे मारने की बात कर रहा है, साथ ही उसके बच्चों को मारने की बात कर रहा है। पत्नी गिड़गिड़ाती है, रोती है, पैरों में बैठ जाती है, कहती है कि माफ कर दीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई गाना कोई गीत नहीं गुनगुनाएंगे, बस माफ कर दीजिए। लेकिन पति के सर पर खून सवार हो जाता है, उसे तरस नहीं आती, उसे दया नहीं आती। सबसे पहली गोली चलाता है अपनी पत्नी को। पत्नी कदमों में पड़ी हुई थी और इसी बीच में जब रिवॉल्वर से पहली गोली चलती है तो पहली गोली सर के बिल्कुल बराबर से निकल जाती है और वो सर के काफी गहरे जख्म करती हुई सर के अंदर वो गोली पार हो जाती है। इसके बाद पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब ये चीख पुकार मच रही थी, इसी बीच में पास में रहने वाला चाचा का लड़का होता है जिसका नाम अक्षय होता है। अक्षय भी शोर सुनने के बाद मौके पर पहुंचता है। बच्चे भी जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि पापा प्लीज ऐसा मत करो, पापा हमें मत मारो। लेकिन वो उसके सर पर खून सवार था। पड़ोसी में रहने वाला चचेरा भाई होता है अक्षय, वो भी दौड़ कर आता है। जैसे वो आता है उसको वो मौका ही नहीं देता और उसको एक कमरे में बंद कर देता है उस चचेरे भाई को। इसके बाद निशाना साफ करके सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है, जिसका नाम होता है श्रद्धा, श्रद्धा को गोली मारता है और श्रद्धा की जैसे गोली लगती है श्रद्धा को, श्रद्धा जमीन पर आ गिरती है। इसी बीच में खिड़की तोड़ता है। खिड़की तोड़ने के बाद जो पहली मंजिल से अपनी बेटी को वो छत से नीचे गली में फेंक देता है। इसके बाद उसको मौका मिलता है, जो उसका बेटा होता है देवांश, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, उसको भी एक गोली मारता है। उसको भी निशाना था खोपड़ी कनपट्टी पर लगती है वो गोली, जाकर बच्चा वहीं गिर जाता है। उसके बाद उस बच्चे को भी उठाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। तीसरे नंबर पर वो अपने तीसरे नंबर के बेटे का होता है जिसका नाम शिवांश होता है, फिर उसको गोली मारता है। उसको गोली मारने के बाद उसको भी यूं ही फेंक देता है। अब यहाँ से वो नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद अब इंस्पेक्टर साहब से कहता है, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उनसे कहता है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया है, उनको गोली मार दी है, आ जाओ और अगर आप समय पर नहीं आए तो देख लेना मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। जब ये सब हो जाता है, पुलिस वाले यानी कि इंस्पेक्टर ने बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तुरंत ही उन्होंने गांव के लोगों से संपर्क साधा, कहा कि जितनी जल्दी हो सके गांव में वहां पहुंचो। लेकिन उसने जब किसी ने मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, अंदर आने की कोशिश की थी, तो उसको भी उसने रिवॉल्वर दिखाया कि आगे बढ़ने की अगर कोशिश की तो वो उसे भी गोली मार देगा। अब वहां पर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फिर वो दूसरा फोन लगाता है। दूसरा फोन लगाने के बाद सीओ को फोन करता है। सीओ से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गोली मार दी है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, अगर आप वक्त पर नहीं आए तो मैं खुद को भी खत्म कर लूंगा। तीसरी बार वो जिले के कप्तान को फोन करता है और कहता है कि उसको भी यही बात बोलता है। उसके बाद कप्तान साहब हो या फिर सीओ हो या फिर इंस्पेक्टर हो, पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने वाली बात भी थी कि बीजेपी के एक नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जो गोली मार दी थी। ये खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानने में जुट जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है और जितनी जल्दी हो सकता है इन महिला जो होती हैं, जो घायल हैं, उसको भी उठाती है। उसके बाद बच्चों को उठाती है। पता चलता है कि बेटी तो पहले ही मर चुकी थी, जो बेटा होता है हॉस्पिटल में जाकर वो भी मर जाता है और पत्नी होती है जिसका नाम नेहा होता है। पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसका भी इलाज चल रहा है। दरअसल पुलिस वालों ने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो कहानी शुरू होती है साल 2006 से। इसकी यानी कि योगेश रोहिला की साल 2006 में सहारनपुर के अम्बेटा के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शिक्षा मित्र। वो पेशे से होती है शिक्षा मित्र, वो पेशे से होती है, उससे शादी हो जाती है। इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन ये टोटल मिलाकर 5 बहनें होती हैं। अकेला भाई होता है। इसके पिता रमेश रोहिला और माता इसकी बाला होती है। एक दिन बहन की शादी को लेकर बाप और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद कुछ इतना बढ़ जाता है कि विवाद के कुछ दिन के बाद ही, ये तारीख है 21 नवंबर 2007 की, अचानक ही इसके घर के ज्यादातर सदस्यों की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन इसकी पत्नी मायके में गई हुई थी और जब तबीयत खराब हो जाती है तो सबसे छोटी वाली जो बहन होती है जिसका नाम सोनिया होता है, वो बीमार थी। इसलिए वो बीमार तो पहले से ही थी। उसने ऐसा कुछ सेवन नहीं किया था, ऐसा कुछ उसने नहीं लिया था, नहीं खाया था। लेकिन इसके जो पिता होते हैं रमेश, माता होती है बाला, बहन इसकी मीना, दूसरी बहन सीमा और तीसरी बहन इसकी अनु, इनकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि इन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ से उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। और पता चलता है कि
इनकी रास्ते में मौत हो गई है। यानी कि 21 नवंबर 2007 को एक साथ 5 लोगों की मौत होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा घटनाक्रम था ये। इसके बाद किसी को सूचना नहीं दी जाती है, पुलिस वगैरह को। घर परिवार के कुछ लोगों ने और जुटने के बाद एक ही चिता बनाते हैं और एक ही चिता बनाने के बाद सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और ये बात किसी ने पुलिस को बताई, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद चिता को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिता वो जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसमें योगेश और अपने कुछ साथियों के साथ, गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस से जबरदस्ती करने लगते हैं। और इसी बात से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन पुलिस पर पथराव कर देते हैं। और यही से बात इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस ने फिर 38 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। और यहाँ पर पोस्टमार्टम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसमें ये जताया जा रहा था कि योगेश ने ही अपने परिवार को जहर देकर मार दिया था। हालांकि ये सबूत पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। हाईकोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसने पुलिस पर हमला किया था और 38 लोग इसमें शामिल थे। और जो शव थे, जो लाशें थी, उनको खुर्द बर दिया था। ये मुकदमा आज भी विचाराधीन चल रहा है। इसमें अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। और वक्त जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो साल 2009 के आसपास की बात है। इसकी जो पत्नी होती है रेखा, जो कि पेशे से शिक्षा मित्र होती है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और पत्नी की भी तत्काल मौत हो जाती है। कुछ वक्त और बीत जाता है, यानी कि पहली पत्नी की मौत 2009 में हो चुकी थी। फिर 2012 का समय आता है और योगेश की शादी होती है एक और जगह से, और वो जगह थी कैराना। कैराना की रहने वाली एक लड़की, इसका नाम नेहा होता है। नेहा से शादी होती है, वक्त आगे बढ़ता है और नेहा को 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम रखा जाता है श्रद्धा, जो बेटी होती है, जिसकी उम्र 11 साल की हो चुकी थी। दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है देवांश और तीसरे बच्चे का नाम रखा जाता है शिवांश। श्रद्धा, देवांश और शिवांश 3 बच्चे होते हैं। नेहा उनकी बीवी होती है। महीनों से घर की स्थिति कुछ ऐसी चल रही थी, इतना सख्त चलने लगता है कि उसको लगता है कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। और जो तीसरे नंबर का बच्चा है, दरअसल वो बच्चा है ही नहीं उसका, वो ऐसा मानता है। इसलिए उसका DNA टेस्ट कराने को लेकर अक्सर घर में विवाद रहता था। ऐसा एक दो मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। हालांकि अगर जब पुलिस ने कुछ स्थितियां और भाप नहीं की और जानने की कोशिश की, तो पुलिस ने जब जानने की कोशिश की तो इसको 2 अपलोड मिलता है, जुलाई 2024, अगस्त 2024 का। इसने 2 पोस्ट की थी और 2 पोस्ट में अपनी पत्नी के साथ जो फोटो लगाया हुआ था, एक पोस्ट पर लिखा था कैप्शन देते हुए कि जो पत्नी की जन्म का साथ है, पत्नी तुम्हारा जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, एक गाने के गाने के संदर्भ में इन्होंने लिखा हुआ था। एक पोस्ट अपलोड की थी तो वो भी अपनी पत्नी के साथ फोटो डाला था, उसमें लिखा था कि तेरा साथ है, कितना प्यारा मुझे लगता है, जीवन सारा। इस तरह के पोस्ट लिखी हुई थी, मतलब अपनी पत्नी से प्रेम स्नेह भाव को दिखाते हुए पोस्ट डाली गई थी। ये सब देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता था कि बीजेपी के नेता अगले साल 2025 में मार्च का वो महीना 22 तारीख में अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि 3 बच्चे तो मौके पर ही मर जाते हैं, लेकिन पत्नी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। पुलिस ने जब इसे पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे अपनी पत्नी की चरित्र पर पूरी तरह से शक है। उसकी पत्नी का किसी ना किसी के साथ अफेयर है। ये गाने की जो बात आती है तो उसमें बताता है कि जिस लड़के से ये प्यार करती है, जो लड़का इससे प्यार करता है, दरअसल उसे प्यार से श्याम बुलाते हैं। और इसलिए वो बार बार मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए, मैं राधा हुई दीवानी श्याम की, इस तरह से वो गा रही थी। तो उसे ये शक होने लगता है कि जानबूझकर उसे चिढ़ा रही है, इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो इसलिए गोलियां चला देता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। और इस घटना ने पूरे इलाके में, पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे प्रदेश भर में सनसनी फैला दी है कि एक पिता ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी के साथ कुछ इस तरह की हरकत कर दी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि जो इसने कहानी सुनाई है वो सच भी है या नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। काश कि उस महिला का किसी से कोई अफेयर ना निकले, हमारी यही दुआ है। तो ये पूरी जिंदगी इस बात को लेकर पछताता रहेगा, सोचता रहेगा कि जो भी हुआ है उसने क्या कर दिया, उसने बहुत गलत कर दिया। उस दिन वाकई वो भयानक हुआ था, बहुत गलत हुआ था। जाते जाते बस्ती की रहने वाली है अनन्या अंसारी और मुंबई के रहने वाले हैं मोहम्मद दानिश। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी मुबारकबाद, ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।